प्रिया ने दुल्हन का रूप धारण किया था और अपने कमरे में सहमी हुई, घबरा रही थी। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। रोहन गुस्से से भरा हुआ अंदर आ गया। उसके गुस्से के कारण दिमाग की नसें तन हो चुकी थीं। उसने दरवाजा जोर से बंद किया, जिससे प्रिया बुरी तरह घबरा गई। उसका दिल डर के मारे कांप उठा। शादी के दौरान तो सब कुछ ठीक था। स्टेज पर वह सभी से बातें कर रहा था। फिर कमरे में आते ही इसे क्या हो गया? उसका दिल धक से रह गया। हाथ पैर ठंडे पड़ गए। प्रिया अभी भी कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि रोहन ने आते ही उसका बाजू जोर से पकड़ लिया। रोहन की सख्त उंगलियां प्रिया की नाजुक कलाई में ढसकर रह गईं। उसे दर्द का एहसास हो रहा था, मगर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। डर के मारे उसकी जान हलक में अटक गई। शादी की पहली रात उसने अपने दूल्हे से यह सब तो अनुमान नहीं किया था। रोहन गुस्से भरे शब्दों में बोला, उठो, अभी के अभी मेरे बिस्तर से नीचे उतर जाओ। तुम जैसी काली कलूटी लड़की को मैं अपने आस पास भी देखना सहन नहीं कर सकता। मेरे बिस्तर पर बैठना तो बहुत बड़ी बात है। प्रिया बुरी तरह घबरा गई। उसके शब्द सुनकर वह हैरानी से उसे देखने लगी। उसका रूखा व्यवहार देखकर वो कांप उठी थी और जल्दी से बोली, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या आपको? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जबकि रोहन गुस्से से चिल्लाया, हाँ, हुआ है। बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, जो नहीं होना चाहिए था। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर उसने प्रिया का हाथ पकड़कर तेजी से घसीटते हुए उसे आईने के सामने लाकर खड़ा कर दिया और बोला, अपनी शक्ल देखी है तुमने? अपना रंग देखा है? मेकअप की मोटी परत भी तुम्हारे काले रंग को छिपाने में नाकाम रही है। क्या सोचकर तुमने मुझ जैसे इंसान से शादी करने के बारे में सोचा? तुम्हारा और मेरा कोई जोड़ नहीं है। और प्रिया रोहन को आंसू भरी निगाहों से देखने लगी। इतना अपमान, इतनी तकलीफ उसने कभी नहीं सोची थी। प्रिया तो सोच भी नहीं सकती थी कि पहली रात ही उसका पति उससे इस तरह की बातें करेगा। रोहन ने नफरत भरी नजरों से उसे घूरते हुए कहा, मुझे तुमसे घिन आती है। अगर तुम यह सोच रही हो कि मेरी जिंदगी में आकर मैं तुम्हें अपना लूंगा, तो सुन लो, मैं रोहन हूं, रोहन मेहरा। तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, लेकिन अपनाऊंगा नहीं। मेरी चॉइस इतनी घटिया नहीं हो सकती कि तुम जैसी काली लड़की को अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल कर लूं। वो उसकी हल्की गेहुआ रंगत पर तंज कसते हुए बोल रहा था और प्रिया की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी इतनी बेइज्जती होगी। ना ही काव्या जी उसकी इतनी विनती करती और ना ही वह उनके घर की बहू बनती। अगर उसे पहले से पता होता कि रोहन उसे इतना नापसंद करता है, तो वह खुद शादी से इनकार कर देती। लेकिन इस तरह अपनी इंसल्ट नहीं करवाती। इससे पहले कि वह कुछ कहती, रोहन उसके करीब हुआ था। उसकी कमर में हाथ डालकर एक हाथ से उसके मुंह को दबोच लिया। देख ली तुमने अपनी शक्ल आईने में? तो गौर से कान खोलकर सुन लो मेरी बात। अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता बनाऊंगा, तो सुन लो, मैं तुम्हें छूऊंगा तक नहीं। मैं तो आज तक कभी काले कपड़े भी नहीं पहनता। मुझे काले रंग से सख्त नफरत है, चिढ़ है मुझे काले रंग से। लेकिन मेरी माँ ने ना जाने क्या सोचकर तुम्हें मेरी बीवी बना दिया। उन्होंने मुझे धमकियां देकर तुमसे शादी तो करवा दी, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी नज़रों में तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। इस घर की एक मामूली नौकरानी की भी शायद मेरी नज़रों में कुछ इज्जत हो, लेकिन तुम्हारी तो वह भी नहीं है। ये कहते हुए उसने प्रिया को झटके से पीछे धकेल दिया और वह गिरते गिरते बची। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन रोहन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह जल्दी से अपनी अलमारी की ओर बढ़ा और गुस्से से उसे खोला, अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में चला गया। शावर की आवाज आ रही थी और प्रिया की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि रोहन उसकी इस हद तक बेइज्जती करेगा। वह धीरे धीरे कदम उठाते हुए आईने के सामने आकर खड़ी हो गई थी। रोने की वजह से उसका मेकअप कहीं कहीं से धुलने लगा था और जहां से उसकी असल रंगत झलक रही थी। आज से पहले उसे कभी अपने रंग रूप से कोई शिकायत नहीं थी। वह जैसी भी थी, खुद में मस्त रहने वाली लड़की थी और ना ही आज तक कभी उसे किसी ने उसके रंग रूप की वजह से हीन भावना का शिकार बनाया था, बल्कि हर कोई उसकी तारीफ ही करता था।
गहरा रंग होने के बावजूद भी उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी। झील सी गहरी आंखों का जादू लोगों को एक पल में ही मंत्रमुग्ध करके रख देता था। तीखे नक्श उसे सबसे अलग बनाते थे, लेकिन रोहन को कुछ भी नजर नहीं आया था सिवाय उसकी काली रंगत के। जैसे ही रोहन कमरे में वापस आया, उसने प्रिया को रोते देखा और ठंडे शब्दों में कहा, अभी यह मत सोचना कि तुम्हारे रोने का मुझ पर कोई असर होगा। चाहो तो इस कमरे से बाहर जा सकती हो। फिर वह अलमारी की ओर बढ़ा, उसका दरवाजा खोला और वहां से शराब की बोतल निकाल ली। और यह देखकर तो प्रिया अपना रोना भी भूल चुकी थी। तो क्या यह आदमी शराब पीने का भी आदी है? वह बेहद परेशान हो गई थी। काव्या जी और प्रिया की मां मीरा जी की दोस्ती काफी पुरानी थी। काव्या जी कई बार मीरा जी के घर पर भी आ चुकी थी और उसे हमेशा ही प्रिया बहुत पसंद आती थी। वह बहुत ही सीधी सादी लड़की थी, धीरे और मीठा बोलने वाली, घर के हर काम में निपुण थी। पहले तो दोनों ही मिडिल क्लास परिवारों से ताल्लुक रखती थीं, लेकिन काव्या जी की शादी सुरेश मेहरा से हुई तो धीरे धीरे उनके दिन बदलने लगे, क्योंकि सुरेश का कारोबार बहुत बड़ा था। दूसरी ओर मीरा जी राजेश के साथ बहुत खुश थीं। राजेश की कपड़ों की दुकान थी, वह अच्छा कमाता था, लेकिन इतना नहीं कि बंगला या गाड़ी खरीद सके। जब मीरा जी ने देखा कि अब वह काव्या जी की हैसियत की नहीं रही, तो मिलने से कतराने लगी थीं। लेकिन काव्या जी अब भी पहले की तरह उनसे प्यार करती थीं और वैसे ही मिलती जुलती थीं। नौकरों के हाथ का खाना नहीं खाता, जाओ जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। प्रिया ने जल्दी से किचन का रुख किया और खाना बनाने लगी। इस वक्त वह इस इंसान के मुंह लगकर खुद को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। असल तकलीफ तो रोहन को यह थी कि प्रिया की वजह से फाइल साइन नहीं हुई थी। फाइल तो अब भी उसकी मां के कमरे में पड़ी थी और वह चाहता था बिना कुछ कहे काव्या जी उस पर साइन कर दें। जैसे ही वह डाइनिंग टेबल पर आया, उसने देखा काव्या जी पहले से ही गुस्से में वहीं बैठी थीं और सामने फाइल भी रखी हुई थी। रोहन को देखते ही उन्होंने कहा, ये फाइल ले जाओ। रोहन बोला, मम्मा आपने साइन कर दिए? काव्या जी ने सख्त अंदाज में कहा, नहीं किए, मुझे नहीं पता था। तुम जायदाद के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, बस इस बंगले और अपने बाप की जायदाद से प्यार है। तुम चाहते हो कि सब कुछ अपने कब्जे में कर लो और मैं तुम्हारे आगे हाथ फैलाऊं। रोहन ने सफाई देते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन काव्या जी ने उसकी एक न सुनी और बोली, जब तक मैं जिंदा हूं सब कुछ मेरे ही पास रहेगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। रोहन को लगने लगा कि इस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रिया है, वरना उसकी मां कब की इस फाइल पर साइन कर चुकी होती। खैर, रोहन का हर काम प्रिया ही करती थी। उसे किसी भी चीज की आदत नहीं थी। हर छोटी बड़ी चीज के लिए वह प्रिया को आवाज लगाता, यहां तक कि सामने रखा बटुआ तक उसे दिखाई नहीं देता था। प्रिया उसके सारे काम चुपचाप कर देती, लेकिन उसमें भी इतनी खुददारी थी कि जिस दिन से रोहन ने उसे पहली रात ठुकराया था, वह उसके पास नहीं गई थी। रात होते ही वह अपना तकिया उठाती और जमीन पर सो जाती। सुबह रोहन के उठने से पहले ही वह कमरे से बाहर निकल जाती थी। उस दिन जब प्रिया सुबह सुबह सोकर उठी और कमरे से बाहर आई, तो उसे काव्या जी कहीं भी दिखाई न दी। हालांकि प्रिया के उठने से पहले ही काव्या जी उठकर बाहर हॉल में आ जाती थीं। उसे चिंता हुई तो वह उनके कमरे में चली गई, लेकिन अचानक ही उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वह अपने कमरे में बिस्तर पर बेहोशी की हालत में थी। पूरा शरीर पसीने से तर था। उसने चीखते हुए रोहन को आवाज दी। रोहन भी भागा हुआ आया और मां को अस्पताल लेकर गया, जहां पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। समय पर इलाज मिलने की वजह से उनकी जान तो बच गई थी। कुछ दिन अस्पताल में एडमिट रहने के बाद उन्हें घर ले आए थे, लेकिन अब काव्या जी अपनी जिंदगी को लेकर शक में पड़ चुकी थीं। उन्हें लगता था कि वह अब ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगी, और फिर उन्हें रोहन और प्रिया के रिश्ते पर भी शक होने लगा था कि रोहन प्रिया को खुश नहीं रखता है। फिर यही सोचते हुए उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपने वकील को बुलाया और उसके साथ सलाह मशवरा किया। अगले दिन उन्होंने रोहन और प्रिया को अपने पास बुलाया था। रोहन, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूं।
और रोहन खुश हो गया था कि शायद माँ अपनी बीमारी की वजह से सारी जायदाद मेरे नाम करने वाली है। लेकिन उनकी अगली बात ने रोहन के सिर पर बम फोड़ दिया था। मुझे अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है रोहन, इसलिए मैं मरने से पहले अपनी सारी जायदाद तुम्हारे होने वाले बच्चे के नाम करना चाहती हूँ। और मैं वसीयत भी तैयार कर चुकी हूँ। जैसे ही तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा, ये सारी जायदाद उसके नाम चली जाएगी। और जब तक तुम्हारा बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, उस जायदाद के तुम ही मालिक रहोगे। जबकि प्रिया नजर झुकाकर रह गई थी। जब रोहन उसे पत्नी का मान और सम्मान ही नहीं देता था, तो बच्चा कहाँ से होगा। थोड़ी देर बाद वह अपने कमरे में आ गए थे, लेकिन रोहन तो गुस्से के मारे बल खा रहा था। वह इस जायदाद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। और रात को जब प्रिया अपना तकिया उठाकर जमीन पर लेटने लगी, तो रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आज कुछ अलग ही रंग चमक रहे थे। हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हो? कहाँ जा रही हो? यहीं बिस्तर पर लेटो, पत्नी हो तुम मेरी। जबकि प्रिया के होठों पर एक कड़वी सी हंसी आ गई थी। आज आपको कैसे एहसास हो गया कि मैं आपकी पत्नी हूं, हालांकि पिछले 3 महीनों से मैं जमीन पर ही सो रही हूं। पुरानी बातें भूल जाओ और जो कह रहा हूं वही करो। रोहन ने उसे खींचते हुए अपने करीब किया था और उसकी कमर में अपने बाजू डाल दिए। फिर उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छूते हुए बोला, तुम एक जवान लड़की हो, तुम्हारा भी मन करता होगा अपने पति के करीब आने का, उसकी संगत पाने का, और तुम मेरी पत्नी हो तो मेरा ही यह फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे जज्बातों को सुकून दूं। इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे पत्नी होने का हक आज की रात तुम्हें देना चाहता हूं। यह कहते कहते रोहन ने अपने होठों से उसके नाजुक वजूद को छूना शुरू कर दिया था, जबकि प्रिया ने धक्का देकर उसे खुद से दूर किया था। आप मुझे बेवकूफ समझते हैं क्या, जो मैं आपकी चाल में आ जाऊंगी? आप मेरा एहसास करके मेरे करीब नहीं आ रहे, और ना ही आप मुझे पत्नी होने का हक और मान देना चाहते हैं, बल्कि यह सब कुछ आप सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं। क्योंकि मम्मी जी ने जायदाद आपके बच्चे के नाम कर दी है और आपको अब मुझसे अपना बच्चा चाहिए। प्रिया के मुंह से सच्चाई सुनकर रोहन गुस्से से उसकी ओर बढ़ा था। जब सब जानती और समझती हो तो फिर विरोध किस बात का? मुझे यह जायदाद चाहिए और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। और तुम किस हक से मुझे खुद से दूर कर रही हो? पति हूं तुम्हारा, तुम्हारे साथ रिश्ता बनाना मेरा हक है। ये कहते कहते उसने प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया था, और जैसे ही रोहन के हाथों ने प्रिया के ब्लाउज की डोरियों को खोला था, प्रिया ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था और उसे दूर धक्का दे दिया। खबरदार, जो मेरे करीब भी आने की कोशिश की, मुझे भीख में दिए हुए तुम्हारी संगत के पल नहीं चाहिए। अगर इस रिश्ते को निभाना चाहते हो तो पूरे दिल से निभाओ, वरना मैं मम्मी जी को जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगी, और फिर ये सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी। फिर हाथ मलते रह जाना। ये कहकर वह गुस्से से सुलगती हुई कमरे से बाहर चली आई थी, जबकि रोहन अपने गाल पर हाथ रखे हैरान परेशान था। वह तो कुछ बोल ही नहीं पाया था। वह तो इस लड़की को छुई मुई डरपोक और नाजुक सी लड़की समझता था, लेकिन यह तो तेज तूफान निकली थी। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। रोहन गुस्से से बल खाकर रह गया था, लेकिन वह मजबूर था, कुछ भी नहीं कर सकता था। और फिर उस रात के बाद रोहन ने उसके करीब आने की कोशिश नहीं की थी, और प्रिया ने भी सुकून का सांस लिया था। लेकिन एक रात जब रोहन घर लौटा तो उसकी हालत अजीब हो रही थी। वह इतना नशे में था कि उसके कदम जमीन पर जम नहीं रहे थे। लड़खड़ाते हुए उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। उसी वक्त प्रिया कमरे से बाहर जा रही थी। वह पानी पीने के लिए निकली थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, रोहन लड़खड़ाते हुए उस पर गिरने लगा। अगर प्रिया उसे सहारा ना देती तो वह जरूर जमीन पर गिर जाता, लेकिन प्रिया उसे सहारा देकर उसका आधा वजन उस पर डाल दिया था, जबकि वह नशे की हालत में बोल भी रहा था, ए लड़की, दूर हटो मुझसे। अब क्यों मेरे करीब आ रही हो? उस दिन तो बहुत नखरे दिखा रही थी। ये कहकर उसने प्रिया को खुद से दूर हटाया था, लेकिन फिर दोबारा से उसकी बाहों में झूल गया। प्रिया मुश्किल से ही उसे संभाल पा रही थी। रोहन के करीब आते ही उसे एहसास हो चुका था कि न सिर्फ रोहन ने बहुत ज्यादा पी रखी है,
बल्कि उसे तेज बुखार भी है। बड़ी मुश्किल से ही प्रिया उसे बिस्तर तक लेकर आई थी और लिटा दिया। फिर उसने उसके जूते उतारे, मोजे निकाले और एक तरफ रख दिए। शराब के नशे में ही रोहन ने प्रिया से कहा, प्रिया। कमरे से बाहर गई, पहले खुद पानी पिया, फिर पानी का गिलास लेकर आई और बोली, रोहन, पानी पी लीजिए। लेकिन रोहन से उठा नहीं जा रहा था। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। शायद उसे ठंड लग रही थी। वह हल्के हल्के कांप रहा था। वह तुरंत उसके पास आई और उसे उठाने में मदद की, फिर अपने हाथों से उसे पानी पिलाया। लेकिन रोहन की हालत अब और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। कंबल में भी उसका बदन बुरी तरह कांप रहा था। उसने जल्दी से टेबल की दराज से कुछ दवाइयां निकाली और रोहन को खिला दी। काफी देर तक वह कमरे में इधर उधर घूमती रही, लेकिन रोहन का कांपना बंद नहीं हो रहा था। वो घबराकर काव्या जी के कमरे की ओर भागी, लेकिन काव्या जी दवा खाकर सोई थीं, तो उनकी आंख नहीं खुलती थी। वह बेबस होकर काव्या जी के कमरे से अपने कमरे में आ गई थी। रोहन के हल्के हल्के कराहने की आवाजें भी आने लगी थीं, और फिर ना चाहते हुए भी प्रिया उसके बराबर उसके कंबल में बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगी। रोहन अनजाने तौर पर ही उसके करीब हो गया था और उसने अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। पहले तो प्रिया को ही करंट सा लगा था। वह उससे दूर होना चाहती थी, लेकिन इंसानियत के नाते वह ऐसा ना कर पाई। रोहन को इस वक्त उसकी जरूरत थी। वो धीरे धीरे उसका सिर सहलाने लगी। रोहन के वजूद का कंपन वह अच्छी तरह महसूस कर रही थी। ठंड से कांपता रोहन धीरे धीरे प्रिया के वजूद में समाने लगा था और खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया ने सोचा था जब रोहन की तबीयत थोड़ी सुधर जाएगी तो वह उठकर अपनी जगह चली जाएगी, लेकिन जब दो जवान दिल एक साथ मिले तो आग तो लगनी ही थी। बुखार की और बेहोशी की हालत में भी रोहन के हाथ उसके वजूद पर शरारत करने लगे थे। प्रिया जो उसे दूर हटाना चाहती थी, लेकिन ना जाने कौन सी सख्ती थी जो उसे रोहन से दूर नहीं कर पा रही थी। वह उसके हाथों को अपने ऊपर से चाहकर भी हटा ना पाई। रोहन उसके नाजुक धड़कनों को छूने लगा। कुछ ही पल में प्रिया बुरी तरह मंत्रमुग्ध होने लगी थी और मचलकर रोहन के बाजुओं में सिमट गई। धीरे धीरे रोहन उस पर बादल की तरह छाने लगा था। चाहकर भी प्रिया उसे रोक नहीं पाई और उन दोनों के बीच पति पत्नी का एक पवित्र रिश्ता बन चुका था। जब नशे की हालत में ही उसकी आंख लगी और वह रोहन के पहलू में ही लेटी सो गई थी, और फिर प्रिया की आंख खुली तो उसने देखा रोहन सो रहा था। उसे अभी भी बुखार था। प्रिया की आंखों के सामने रात वाले पल घूमने लगे। वो यह रिश्ता शुरू नहीं करना चाहती थी, लेकिन रात जज्बातों में भरकर उसने यह गलती कर दी थी। वो रोहन को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकी थी, क्योंकि रात जो कुछ हुआ दोनों की मर्जी से हुआ था। उसने एक नज़र सोए हुए रोहन को देखा, जो बहुत मासूम लग रहा था, बहुत प्यारा, और अचानक ही प्रिया के दिल से दुआ निकली थी, काश यह शुरुआत एक अच्छी शुरुआत हो जाए। रोहन इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर ले और हम एक अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। लेकिन उसे क्या पता था, अब उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तकलीफें बची थीं। प्रिया उठकर बाहर आई, उसके लिए नाश्ता बनाया, फिर उसे जगाकर अपने हाथों से नाश्ता करवाया, उसे दवा दी और कुछ घंटों में ही रोहन की तबीयत काफी बेहतर हो गई थी। जब काव्या जी जागीं और उन्हें पता चला रोहन को बुखार है, तो उन्होंने तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया। पिछले 2-3 दिनों से प्रिया ने रोहन की बहुत सेवा की, लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ कि प्रिया उसकी कितनी परवाह करती है। जैसे ही वह ठीक हुआ, फिर से अपने कामों में लग गया। प्रिया को लगा था कि शायद रोहन को सब कुछ याद होगा। जो कुछ भी हुआ था, वह रोहन के चेहरे पर उसकी आंखों में कुछ तलाशने की कोशिश करती। नौकरों के हाथ का खाना नहीं खाता, जाओ जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। प्रिया ने जल्दी से किचन का रुख किया और खाना बनाने लगी। इस वक्त वह इस इंसान के मुंह लगकर खुद को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। असल तकलीफ तो रोहन को यह थी कि प्रिया की वजह से फाइल साइन नहीं हुई थी। फाइल तो अब भी उसकी मां के कमरे में पड़ी थी और वह चाहता था बिना कुछ कहे काव्या जी उस पर साइन कर दें। जैसे ही वह डाइनिंग टेबल पर आया, उसने देखा काव्या जी पहले से ही गुस्से में वहीं बैठी थीं और सामने फाइल भी रखी हुई थी।
रोहन को देखते ही उन्होंने कहा, ये फाइल ले जाओ। रोहन बोला, मम्मा आपने साइन कर दिए? काव्या जी ने सख्त अंदाज में कहा, नहीं किए। मुझे नहीं पता था। तुम जायदाद के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, बस इस बंगले और अपने बाप की जायदाद से प्यार है। तुम चाहते हो कि सब कुछ अपने कब्जे में कर लो और मैं तुम्हारे आगे हाथ फैलाऊं। रोहन ने सफाई देते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन काव्या जी ने उसकी एक न सुनी और बोली, जब तक मैं जिंदा हूं सब कुछ मेरे ही पास रहेगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। रोहन को लगने लगा कि इस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रिया है, वरना उसकी मां कब की इस फाइल पर साइन कर चुकी होती। खैर, रोहन का हर काम प्रिया ही करती थी। उसे किसी भी चीज की आदत नहीं थी। हर छोटी बड़ी चीज के लिए वह प्रिया को आवाज लगाता, यहां तक कि सामने रखा बटुआ तक उसे दिखाई नहीं देता था। प्रिया उसके सारे काम चुपचाप कर देती, लेकिन उसमें भी इतनी खुददारी थी कि जिस दिन से रोहन ने उसे पहली रात ठुकराया था, वह उसके पास नहीं गई थी। रात होते ही वह अपना तकिया उठाती और जमीन पर सो जाती। सुबह रोहन के उठने से पहले ही वह कमरे से बाहर निकल जाती थी। उस दिन जब प्रिया सुबह सुबह सोकर उठी और कमरे से बाहर आई, तो उसे काव्या जी कहीं भी दिखाई न दी। हालांकि प्रिया के उठने से पहले ही काव्या जी उठकर बाहर हॉल में आ जाती थीं। उसे चिंता हुई तो वह उनके कमरे में चली गई, लेकिन अचानक ही उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वह अपने कमरे में बिस्तर पर बेहोशी की हालत में थी। पूरा शरीर पसीने से तर था। उसने चीखते हुए रोहन को आवाज दी। रोहन भी भागा हुआ आया और मां को अस्पताल लेकर गया, जहां पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। समय पर इलाज मिलने की वजह से उनकी जान तो बच गई थी। कुछ दिन अस्पताल में एडमिट रहने के बाद उन्हें घर ले आए थे, लेकिन अब काव्या जी अपनी जिंदगी को लेकर शक में पड़ चुकी थीं। उन्हें लगता था कि वह अब ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगी, और फिर उन्हें रोहन और प्रिया के रिश्ते पर भी शक होने लगा था कि रोहन प्रिया को खुश नहीं रखता है। फिर यही सोचते हुए उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपने वकील को बुलाया और उसके साथ सलाह मशवरा किया। अगले दिन उन्होंने रोहन और प्रिया को अपने पास बुलाया था। रोहन, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूं। और रोहन खुश हो गया था कि शायद मां अपनी बीमारी की वजह से सारी जायदाद मेरे नाम करने वाली है। लेकिन उनकी अगली बात ने रोहन के सिर पर बम फोड़ दिया था। मुझे अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है रोहन, इसलिए मैं मरने से पहले अपनी सारी जायदाद तुम्हारे होने वाले बच्चे के नाम करना चाहती हूं, और मैं वसीयत भी तैयार कर चुकी हूं। जैसे ही तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा, ये सारी जायदाद उसके नाम चली जाएगी, और जब तक तुम्हारा बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, उस जायदाद के तुम ही मालिक रहोगे। जबकि प्रिया नजर झुकाकर रह गई थी। जब रोहन उसे पत्नी का मान और सम्मान ही नहीं देता था, तो बच्चा कहां से होगा। थोड़ी देर बाद वह अपने कमरे में आ गए थे, लेकिन रोहन तो गुस्से के मारे बल खा रहा था। वह इस जायदाद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। और रात को जब प्रिया अपना तकिया उठाकर जमीन पर लेटने लगी, तो रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आज कुछ अलग ही रंग चमक रहे थे। हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हो? कहाँ जा रही हो? यहीं बिस्तर पर लेटो, पत्नी हो तुम मेरी। जबकि प्रिया के होठों पर एक कड़वी सी हंसी आ गई थी। आज आपको कैसे एहसास हो गया कि मैं आपकी पत्नी हूं, हालांकि पिछले 3 महीनों से मैं जमीन पर ही सो रही हूं। पुरानी बातें भूल जाओ और जो कह रहा हूं वही करो। रोहन ने उसे खींचते हुए अपने करीब किया था और उसकी कमर में अपने बाजू डाल दिए। फिर उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छूते हुए बोला, तुम एक जवान लड़की हो, तुम्हारा भी मन करता होगा अपने पति के करीब आने का, उसकी संगत पाने का, और तुम मेरी पत्नी हो तो मेरा ही यह फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे जज्बातों को सुकून दूं। इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे पत्नी होने का हक आज की रात तुम्हें देना चाहता हूं। यह कहते कहते रोहन ने अपने होठों से उसके नाजुक वजूद को छूना शुरू कर दिया था, जबकि प्रिया ने धक्का देकर उसे खुद से दूर किया था। आप मुझे बेवकूफ समझते हैं क्या, जो मैं आपकी चाल में आ जाऊंगी? आप मेरा एहसास करके मेरे करीब नहीं आ रहे, और ना ही आप मुझे पत्नी होने का हक और मान देना चाहते हैं।
बल्कि यह सब कुछ आप सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि मम्मी जी ने जायदाद आपके बच्चे के नाम कर दी है और आपको अब मुझसे अपना बच्चा चाहिए। प्रिया के मुंह से सच्चाई सुनकर रोहन गुस्से से उसकी ओर बढ़ा था। जब सब जानती और समझती हो तो फिर विरोध किस बात का? मुझे यह जायदाद चाहिए और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। और तुम किस हक से मुझे खुद से दूर कर रही हो? पति हूं तुम्हारा, तुम्हारे साथ रिश्ता बनाना मेरा हक है। ये कहते कहते उसने प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया था और जैसे ही रोहन के हाथों ने प्रिया के ब्लाउज की डोरियों को खोला था, प्रिया ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था और उसे दूर धक्का दे दिया। खबरदार, जो मेरे करीब भी आने की कोशिश की, मुझे भीख में दिए हुए तुम्हारी संगत के पल नहीं चाहिए। अगर इस रिश्ते को निभाना चाहते हो तो पूरे दिल से निभाओ, वरना मैं मम्मी जी को जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगी और फिर ये सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी। फिर हाथ मलते रह जाना। ये कहकर वह गुस्से से सुलगती हुई कमरे से बाहर चली आई थी, जबकि रोहन अपने गाल पर हाथ रखे हैरान परेशान था। वह तो कुछ बोल ही नहीं पाया था। वह तो इस लड़की को छुई मुई डरपोक और नाजुक सी लड़की समझता था, लेकिन यह तो तेज तूफान निकली थी। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। रोहन गुस्से से बल खाकर रह गया था, लेकिन वह मजबूर था, कुछ भी नहीं कर सकता था। और फिर उस रात के बाद रोहन ने उसके करीब आने की कोशिश नहीं की थी और प्रिया ने भी सुकून का सांस लिया था। लेकिन एक रात जब रोहन घर लौटा तो उसकी हालत अजीब हो रही थी। वह इतना नशे में था कि उसके कदम जमीन पर जम नहीं रहे थे। लड़खड़ाते हुए उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। उसी वक्त प्रिया कमरे से बाहर जा रही थी। वह पानी पीने के लिए निकली थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, रोहन लड़खड़ाते हुए उस पर गिरने लगा। अगर प्रिया उसे सहारा ना देती तो वह जरूर जमीन पर गिर जाता, लेकिन प्रिया उसे सहारा देकर उसका आधा वजन उस पर डाल दिया था, जबकि वह नशे की हालत में बोल भी रहा था। ए लड़की, दूर हटो मुझसे। अब क्यों मेरे करीब आ रही हो? उस दिन तो बहुत नखरे दिखा रही थी। ये कहकर उसने प्रिया को खुद से दूर हटाया था, लेकिन फिर दोबारा से उसकी बाहों में झूल गया। प्रिया मुश्किल से ही उसे संभाल पा रही थी। रोहन के करीब आते ही उसे एहसास हो चुका था कि न सिर्फ रोहन ने बहुत ज्यादा पी रखी है, बल्कि उसे तेज बुखार भी है। बड़ी मुश्किल से ही प्रिया उसे बिस्तर तक लेकर आई थी और लिटा दिया। फिर उसने उसके जूते उतारे, मोजे निकाले और एक तरफ रख दिए। शराब के नशे में ही रोहन ने प्रिया से कहा, प्रिया। कमरे से बाहर गई, पहले खुद पानी पिया, फिर पानी का गिलास लेकर आई और बोली, रोहन, पानी पी लीजिए। लेकिन रोहन से उठा नहीं जा रहा था। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। शायद उसे ठंड लग रही थी। वह हल्के हल्के कांप रहा था। वह तुरंत उसके पास आई और उसे उठाने में मदद की, फिर अपने हाथों से उसे पानी पिलाया। लेकिन रोहन की हालत अब और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। कंबल में भी उसका बदन बुरी तरह कांप रहा था। उसने जल्दी से टेबल की दराज से कुछ दवाइयां निकालीं और रोहन को खिला दी। काफी देर तक वह कमरे में इधर उधर घूमती रही, लेकिन रोहन का कांपना बंद नहीं हो रहा था। वो घबराकर काव्या जी के कमरे की ओर भागी, लेकिन काव्या जी दवा खाकर सोई थीं, तो उनकी आंख नहीं खुलती थी। वह बेबस होकर काव्या जी के कमरे से अपने कमरे में आ गई थी। रोहन के हल्के हल्के कराहने की आवाजें भी आने लगी थीं, और फिर ना चाहते हुए भी प्रिया उसके बराबर उसके कंबल में बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगी। रोहन अनजाने तौर पर ही उसके करीब हो गया था और उसने अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। पहले तो प्रिया को ही करंट सा लगा था। वह उससे दूर होना चाहती थी, लेकिन इंसानियत के नाते वह ऐसा ना कर पाई। रोहन को इस वक्त उसकी जरूरत थी। वो धीरे धीरे उसका सिर सहलाने लगी। रोहन के वजूद का कंपन वह अच्छी तरह महसूस कर रही थी। ठंड से कांपता रोहन धीरे धीरे प्रिया के वजूद में समाने लगा था और खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया ने सोचा था जब रोहन की तबीयत थोड़ी सुधर जाएगी तो वह उठकर अपनी जगह चली जाएगी, लेकिन जब दो जवान दिल एक साथ मिले तो आग तो लगनी ही थी। बुखार की और बेहोशी की हालत में भी रोहन के हाथ उसके वजूद पर शरारत करने लगे थे। प्रिया जो उसे दूर हटाना चाहती थी, लेकिन ना जाने कौन सी सख्ती थी
जो उसे रोहन से दूर नहीं कर पा रही थी। वह उसके हाथों को अपने ऊपर से चाहकर भी हटा ना पाई। रोहन उसके नाजुक धड़कनों को छूने लगा। कुछ ही पल में प्रिया बुरी तरह मंत्रमुग्ध होने लगी थी और मचलकर रोहन के बाजुओं में सिमट गई। धीरे धीरे रोहन उस पर बादल की तरह छाने लगा था। चाहकर भी प्रिया उसे रोक नहीं पाई और उन दोनों के बीच पति पत्नी का एक पवित्र रिश्ता बन चुका था। जब नशे की हालत में ही उसकी आंख लगी और वह रोहन के पहलू में ही लेटी सो गई थी और फिर प्रिया की आंख खुली तो उसने देखा रोहन सो रहा था। उसे अभी भी बुखार था। प्रिया की आंखों के सामने रात वाले पल घूमने लगे। वो यह रिश्ता शुरू नहीं करना चाहती थी, लेकिन रात जज्बातों में भरकर उसने यह गलती कर दी थी। वो रोहन को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकी थी, क्योंकि रात जो कुछ हुआ दोनों की मर्जी से हुआ था। उसने एक नज़र सोए हुए रोहन को देखा, जो बहुत मासूम लग रहा था, बहुत प्यारा, और अचानक ही प्रिया के दिल से दुआ निकली थी, काश यह शुरुआत एक अच्छी शुरुआत हो जाए। रोहन इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर ले और हम एक अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। लेकिन उसे क्या पता था, अब उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तकलीफें बची थीं। प्रिया उठकर बाहर आई, उसके लिए नाश्ता बनाया, फिर उसे जगाकर अपने हाथों से नाश्ता करवाया, उसे दवा दी और कुछ घंटों में ही रोहन की तबीयत काफी बेहतर हो गई थी। जब काव्या जी जागीं और उन्हें पता चला रोहन को बुखार है, तो उन्होंने तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया। पिछले 2-3 दिनों से प्रिया ने रोहन की बहुत सेवा की, लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ कि प्रिया उसकी कितनी परवाह करती है। जैसे ही वह ठीक हुआ, फिर से अपने कामों में लग गया। प्रिया को लगा था कि शायद रोहन को सब कुछ याद होगा। जो कुछ भी हुआ था, वह रोहन के चेहरे पर उसकी आंखों में कुछ तलाशने की कोशिश करती, लेकिन वहां वही ठंडे से भाव होते जो उसे अंदर तक जमा कर रख देते थे। रोहन ने उससे एक बार भी बात ना की थी, जबकि उसे तो लगा था वो उससे कोई शरारती, कोई रोमांटिक सी बात करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। रोहन के दिमाग में तो कुछ भी नहीं था। तो क्या जो कुछ हुआ रोहन को कुछ भी याद नहीं? वह नशे की हालत में मेरे करीब आया और मुझे अपना हक वसूल कर लिया। यह सोच आते ही प्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे अपना आप बहुत कम महसूस हुआ था। यह मैंने क्या कर दिया? मुझे खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं रहा? इन्हीं दिनों रोहन को अपने ऑफिस की सेक्रेटरी रिया पसंद आ गई थी। रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी रोहन चाहता था। वह पूरी तरह रिया के इश्क में डूबने लगा था। रिया के हुस्न का जादू रोहन के दिलो दिमाग पर सवार हो चुका था। वह बेहद खूबसूरत थी और रोहन उस पर खूब पैसा लुटाता था। लेकिन रिया लालची टाइप की लड़की थी। एक दिन उसने कहा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अपना लीजिए। अब तो हमारे आसपास के लोग हमारे रिश्ते पर सवाल उठाने लगे हैं। रोहन ने जवाब दिया, बस जैसे ही जायदाद मेरे नाम हो जाएगी, मैं अपनी बीवी को छोड़ दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। पैसे के लालच में रिया रोहन की बीवी बनने के ख्वाब देखने लगी। जब काव्या जी को अपने बेटे की करतूतों का पता चला, तो उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। रोहन गुस्से में बोला, आपको मुझसे ज्यादा उस लड़की की फिक्र है। वह आपको मेरे खिलाफ भड़काती रहती है और आप उसे कुछ नहीं कहती, बस मुझे ही धमकाती रहती है। अब घर में रोज रोज झगड़े बढ़ने लगे थे। काव्या जी अब तब तक जागती रहती जब तक रोहन घर नहीं आ जाता था। लेकिन रोहन को अब इस बात की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने ऑफिस के सारे काम अपने हाथों में ले लिए थे। काव्या जी के पास अब ऑफिस के मामलों में कोई अधिकार नहीं बचा था। रोहन चाहता था कि वह एक छोटा सा प्लॉट खरीदे और रिया से शादी कर ले, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसकी माँ उसे यह कभी भी करने नहीं देंगी। एक दिन जब रोहन ऑफिस आया तो उसने देखा रिया रो रही थी। ये देखकर उसकी जान पर आई। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ रिया, तुम रो क्यों रही हो? रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब मेरे लिए रिश्ते आने लगे हैं। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान ले लूंगी, क्योंकि मैं किसी और की नहीं हो सकती। मैं तुमसे प्यार करती हूं। रोहन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम बेफिक्र हो जाओ रिया, मैं बहुत जल्दी तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन अभी मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। पहले मैं अपना एक फ्लैट खरीदूंगा, फिर तुम्हें वहां रखूंगा।
और यह सुनकर रिया बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। अब तो रोहन पूरी तरह उसकी मोहब्बत में डूब चुका था। लेकिन रोहन को यह भी डर था, कहीं रिया की शादी किसी और से ना हो जाए। इसी डर में उसने फिर से काव्या जी को धोखे में रखकर सारी जायदाद के कागजात पर साइन करवा लिए। अब कुछ ही दिनों में सब कुछ रोहन के नाम हो चुका था और अब वह अपनी मनमर्जी का मालिक था। रिया पर खूब पैसा लुटाता था। प्रिया यह सब कुछ देखती थी और अंदर ही अंदर घुट्टी रहती। इसी बीच एक महीना बीत गया और प्रिया की तबीयत खराब रहने लगी। काव्या जी उसे डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर ने जो खुशखबरी सुनाई उसे सुनकर वह बेहद खुश हो गई। उन्हीं दिनों रिया एक मिठाई का डिब्बा लेकर रोहन के पास आई और बोली, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है, खुशियां मनाओ कि अब तुम्हारा मुझसे पीछा छूट गया। जबकि यह सुनकर रोहन के होश उड़ गए। रिया रोने लगी और गुस्से में बोली, यही चाहते थे ना, तुम कब से तुमसे कह रही थी मेरे घर रिश्ता भेजो। रोहन जल्दी से बोला, मैं आज ही तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा रिश्ता मांग लेता हूं। जब वह रिया के घर रिश्ता लेकर पहुंचा तो उसके पिता ने साफ कह दिया, जब तक तुम अपनी पहली बीवी को तलाक ना दोगे, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुमसे नहीं करूंगा। यह सुनकर रोहन ने बिना सोचे कह दिया कि मैं आज ही अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। अब रोहन को किसी चीज का कोई डर नहीं था। सारी जायदाद तो उसके नाम हो ही चुकी थी। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने प्रिया पर चिल्लाना शुरू कर दिया और वह सब कह दिया कि मैं तुम्हें अब अपनी जिंदगी में नहीं रख सकता। मैं तुम्हें तलाक देकर हमेशा के लिए तुम्हें अपने घर से निकालने वाला हूं। और यह सुनते ही काव्या जी के तो होश उड़ गए थे। उन्होंने गुस्से में रोहन के मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा और गुस्से से गरजती हुई बोली, पागल हो गए हो क्या? वह तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है और तुम उसे तलाक दे रहे हो। तलाक का नाम सुनते ही प्रिया बेहोश होकर गिर गई। जब उसने काव्या जी के मुंह से यह सुना कि वह मां बनने वाली है तो रोहन के शरीर में जैसे आग लग गई थी। वह गुस्से के मारे पागल हो गया, क्योंकि उसके जानने में तो उसने अब तक प्रिया को छुआ तक नहीं था। फिर यह बच्चा कैसे हो सकता था? जल्दी से काव्या जी ने नौकरों को बुलाया और प्रिया को अस्पताल ले गई। लेकिन रोहन के दिमाग में गुस्से और नफरत की आग जल रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही लड़की जिसे उसकी मां ने अच्छे संस्कार और पवित्र किरदार के कारण उसकी पत्नी बनाया था, ऐसा कुछ कर सकती है। न जाने उसने किसके साथ गलत रिश्ता बना लिया था। रोहन तो यह सोच सोच कर ही गुस्से से आग बबूला हो रहा था। मैं प्रिया को छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरी पत्नी होते हुए भी किसी और के साथ गलत हरकत कैसे की? हालांकि वह खुद भी कोई नेक इंसान नहीं था, लेकिन फिर भी यह बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ ही देर में काव्या जी प्रिया को अस्पताल से वापस ले आईं। लेकिन प्रिया इस बार रोहन के कमरे में नहीं गई। उसने काव्या जी से कह दिया, मम्मी जी प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। काव्या जी ने उसे समझाने की कोशिश की। कहने लगी, उसने सिर्फ तलाक की बात की है, तलाक दी नहीं है और सिर्फ कहने से यह शादी खत्म नहीं हो जाती। लेकिन प्रिया आंसू पोंछते हुए बोली, मम्मी जी जब उन्होंने तलाक के बारे में सोच ही लिया है तो तलाक भी दे ही देंगे। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मुझे हर वक्त नीचा दिखाए और मेरी इज्जत ना करे। औरत को इज्जत और मोहब्बत चाहिए और आपके बेटे ने मुझे ना इज्जत दी और ना मोहब्बत। वह यह रिश्ता सिर्फ इसलिए निभा रहा था ताकि आप उसे जायदाद से बेदखल ना कर दें। लेकिन ऐसे रिश्ते ज्यादा दिनों तक नहीं चलते। प्रिया की बात सुनकर काव्या जी बोली, जब बच्चा होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रिया ने कड़वी हकीकत सामने रखी, यह आपकी सिर्फ एक खुशफहमी है, वह कभी नहीं बदलेगा। काव्या जी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया किसी भी तौर समझने को तैयार नहीं थी। फिर काव्या जी ने उसे जबरदस्ती गेस्ट रूम में ले जाकर लेटा दिया। अपने हाथों से उसे फल खिलाए, जूस पिलाया। कुछ देर बाद प्रिया सो गई, लेकिन रोहन के अंदर अब भी आग भड़क रही थी। इस बार तो उसे ड्रिंक भी अच्छी नहीं लग रही थी। बार बार यही ख्याल आ रहा था कि प्रिया को किसी और ने छुआ है, वह किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। भले ही प्रिया सांवली थी, लेकिन उसे यकीन था वह सिर्फ उसकी थी। भले ही उसने उसे कभी छुआ तक नहीं था, लेकिन उसे हमेशा यही सुकून रहता था
कि वह पवित्र है, बेदाग है। जैसे ही रात हुई, वह अपने कमरे से बाहर निकल आया। गेस्ट रूम का दरवाजा खोला। सामने देखा प्रिया गहरी नींद में ही सो रही थी। उसे यूं बेखबर सोता देखकर रोहन के अंदर और भी गुस्सा भड़क उठा। उसने आगे बढ़कर प्रिया का बाजू पकड़कर जोर से झिंझोड़ा। प्रिया हड़बड़ाकर उठी। सामने गुस्से से तमतमाते रोहन को देखकर झुंझलाते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़िए और वैसे भी मैं कल चली जाऊंगी। यही चाहते हैं ना आप? रोहन ने दांत पीसते हुए कहा, पहले यह बताओ, ये बच्चा किसका है? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। ये बच्चा किसका है? प्रिया उसे बताना चाहती थी कि यह बच्चा तुम्हारा ही है। उसे उन नाजुक पलों की याद दिलाना चाहती थी, लेकिन उसके होंठ बोलते बोलते खामोश हो गए थे। इस पत्थरदिल इंसान से अपना सिर फोड़ने का कोई फायदा नहीं था। प्रिया ठंडे लहजे में बोली, किसी का भी हो, इससे आपको क्या? आपने कौन सा मेरे साथ जिंदगी गुजारनी थी? आपने तो मुझे वैसे ही छोड़ देना था। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरी जिंदगी में कौन है और कौन नहीं। रोहन का खून खौल उठा। वो तो कुछ और सुनना चाहता था, लेकिन प्रिया कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। रोहन ने प्रिया को दोनों बाजुओं से कसकर पकड़ा, इतना जोर से कि वह दर्द के मारे कराह उठी, और फिर वह गुस्से से चीखते हुए बोला, तुम्हें कोई और कैसे छू सकता है? रोहन मेहरा की बीवी को किसी और ने हाथ लगाया तो कैसे? अब वह बर्बाद होगा। तुम सिर्फ मेरी थीं, मेरी ही बनकर रहना था। मेरे अलावा तुम पर कोई नजर डाले, तुम्हें उंगली भी लगाए, यह मुझे गवारा नहीं। वो जैसे जुनूनी सा हो गया था। वो भूल चुका था कि वो तो प्रिया से नफरत करता था। फिर वह उसके लिए इतना पजेसिव क्यों हो रहा था? उसे ये बात क्यों गवारा नहीं हो रही थी कि उसके अलावा भी प्रिया की जिंदगी में कोई दूसरा है? प्रिया ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें कोई भी जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। अगर तुम मुझे तलाक देना चाहते हो तो शौक से दे दो। मैं वैसे भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। मैं ऐसे इंसान के साथ क्यों रहूं जिसे मैं बुरी लगती हूं, जिसकी नज़र में मेरी रंगत और मेरी सूरत बदसूरत है, जो हर समय मेरी इंसल्ट करता रहता है। रोहन ने चीख कर कहा, कहीं नहीं जाओगी तुम जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दे देती। प्रिया ने तीखे लहजे में कहा, अगर मैं जवाब ना दूं तो क्या करोगे? रोहन गुर्राया, तुम्हें जान से मार डालूंगा। प्रिया ने हिम्मत करके कहा, तो मार डालो। और रोहन उसे बेबस नजरों से देखकर रह गया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि अभी इसी वक्त इस लड़की का गला दबा दे, लेकिन ना जाने कौन सी ताकत थी जो उसे प्रिया को तकलीफ देने से रोक रही थी। वो चाहकर भी प्रिया पर हाथ नहीं उठा पाया था। उसने बड़ी मुश्किल से अपना बाजू छुड़ाया और गुस्से से बोली, अब तुम खुद जाओगे या मैं जाऊं? रोहन गुस्से में चिल्लाया, दफा हो जाओ यहां से, ये तुम्हारा घर नहीं है। पहली बार रोहन की सांसें तेज हो रही थीं। प्रिया ने अपनी चप्पल पहनी और बाहर निकल आई। उसने अपना छोटा सा बैग उठाया, उसमें मायके सिलाए हुए कुछ कपड़े रखे और फिर घर से बाहर चली गई। रात के वक्त उसने ड्राइवर से कहा, बस मुझे मायके छोड़ आओ, जबकि ड्राइवर उसे इस वक्त जाते हुए देखकर घबराकर बोला, बड़ी मैडम से तो पूछ लीजिए। प्रिया कड़वे स्वर में बोली, अगर तुम नहीं ले जाओगे तो मैं। ड्राइवर मजबूर होकर उसे उसकी मां के घर छोड़ आया। बेटी को देखकर उसकी मां ने चिंता से पूछा, बेटा सब ठीक तो है? प्रिया ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की, आप बीमार हैं और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए सोचा कुछ दिन आपके पास रह लूं। असल बात वह अपनी मां से छुपा गई, क्योंकि उसकी मां दिल की मरीज थी और वह उन्हें कोई सदमा देना नहीं चाहती थी। अगली सुबह रोहन की आंख खुली तो वह गेस्ट रूम में ही सोया हुआ था। प्रिया के जाने के बाद वह अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया था और ना जाने कब उसकी आंख लग गई थी। जब अपने कमरे में गया तो देखा प्रिया वहां नहीं थी। फिर काव्या जी ने उसे बताया कि प्रिया जा चुकी है। रोहन गुस्से से बोला, चली जाए, लौटकर कभी मेरी जिंदगी में ना आए। काव्या जी ने तड़प कर कहा, अगर तुम्हें उसके साथ ऐसा ही सलूक करना था तो पहले बता देते। मैं प्रिया को कभी इस घर में बर्बाद होने के लिए लेकर नहीं आती। मैं तुम्हें इस घर से निकाल देती और अभी भी तुम जा सकते हो। रोहन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैंने आपसे सारे कागजात साइन करवा लिए हैं। अब ये घर, ये जायदाद
सब मेरे नाम है। आप मुझे इस घर से निकाल नहीं सकती। अब मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा, रिया से शादी करूंगा। यह सुनकर काव्या जी ने जैसे अपना दिल पकड़ लिया। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब रोहन ने अपनी मां को बेहोश देखा तो घबराकर उन्हें अपनी गोद में उठाया और तुरंत अस्पताल लेकर भागा। ये सदमा काव्या जी बर्दाश्त नहीं कर पाईं कि उनका बेटा रोहन ने उन्हें धोखा दिया था। जब वह होश में आई तो रोहन उन्हें घर ले आया था, लेकिन उन्होंने उससे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। वह बस चुपचाप अपने कमरे में रहने लगी थी। रोहन को अपनी मां की नाराजगी खल रही थी, लेकिन उसे पता था वह सिर्फ और सिर्फ प्रिया की वजह से उससे नाराज है। अगर प्रिया उसकी जिंदगी में न आई होती तो सब कुछ उसकी मर्जी के अनुसार हो रहा होता। रोहन पहले ही रिया से कह चुका था कि वह जल्दी ही उसके माता पिता से मिलेगा और शादी कर लेगा। एक दिन जब रिया ने ऑफिस से छुट्टी मांगी तो उसने उसे छुट्टी दे दी। वह वैसे भी आजकल रिया पर कम ध्यान दे रहा था। आजकल उसका मन सिर्फ और सिर्फ प्रिया में ही अटका हुआ था। ना चाहते हुए भी वह उसे अपने दिमाग से हटा नहीं पा रहा था। उसी दिन रोहन की एक रेस्टोरेंट में मीटिंग थी। जब वह मीटिंग के बाद वापस लौट रहा था तो उसने रिया को एक नौजवान युवक के साथ हंसते हुए खाना खाते और बातें करते देखा। रिया के सामने बैठे लड़के ने रिया से पूछा, और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? रिया मुस्कुराते हुए बोली, बस जल्दी ही रिश्ता लेकर आएगा। शादी के बाद उसकी सारी जायदाद अपने नाम करवा लूंगी। फिर या तो उसे अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दूंगी या फिर उससे तलाक ले लूंगी। मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है। प्यार तो मैं तुमसे करती हूं। लड़का खुश हो गया। ये सब सुनकर ना जाने क्यों रोहन को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। वो एक कड़वी मुस्कान के साथ वहां से हट गया। उसे फिर से प्रिया की याद आई थी, लेकिन फिर वही सवाल उसके दिमाग में घूमने लगा, वो बच्चा किसका था? और यह सोचकर वह और भी बेचैन हो गया। घर लौटकर अपने कमरे में आया तो देखा चादर बिखरी पड़ी थी। वो नौकरों से काम नहीं कराता था। कहता था कि उनके गंदे हाथों से चादर खराब हो जाएगी, इसीलिए प्रिया ही उसका सारा काम अपने हाथों से करती थी। खासकर उसके कपड़े पूरी सफाई से रखती थी। लेकिन जब से वह गई थी कमरा अस्त व्यस्त था। काव्या जी ने भी उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। आज रोहन को बार बार प्रिया की याद आ रही थी। वह बिना शराब पिए घर लौटा। सुबह होते ही उसने अनजाने में कहा, मेरे कपड़े निकाल दो प्रिया, कोई हल्की सी शर्ट। लेकिन फिर बोलते बोलते अचानक चुप हो गया था। रोहन को याद आया कि वह तो है ही नहीं जिससे वह कह रहा था, जिस पर हक जताकर बिना किसी झिझक के काम करवाता था, जिस पर हक जताकर उसे दिन रात बेइज्जत करता था। अब वह किसे आवाज दे रहा था? उसने खुद अपने कपड़े निकाले, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। उसे अब खीज होने लगी थी। गुस्से में चीख पड़ा, क्या मुसीबत है ये? थोड़ी देर खड़ा सोचता रहा कि क्या करे और क्या नहीं। फिर कुछ सोचकर प्रिया को फोन लगाया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। उसने दोबारा कॉल किया, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने एक मैसेज किया, मेरी चीजें कहाँ रखी हैं? मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। प्रिया ने मैसेज पढ़कर बस टेक्स्ट में लिखकर ही सब कुछ बता दिया था कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। अब रोहन को अपनी हर चीज अपनी जगह पर मिल गई, लेकिन नहीं थी तो बस इस कमरे में उसकी पत्नी नहीं थी। पहली बार उसे प्रिया की शिद्दत से याद आई। वह तो कुछ करता ही नहीं था, बस चुपचाप खड़ा अपनी हर काम अपनी पत्नी से करवाता था, जैसे वह उसकी कोई जागीर हो। कुछ ही दिनों में उसे एहसास हो गया था कि प्रिया उसकी जिंदगी में क्या अहमियत रखती थी। लेकिन फिर वही अहंकार और वही सवाल, वो क्यों नहीं बता रही थी उसके पेट में किसका बच्चा है। पहली बार ऐसा हुआ कि रात को प्रिया की याद इतनी शिद्दत से आई कि रोहन जैसा कठोर इंसान भी बुरी तरह तड़प तड़प कर रो पड़ा था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर यह सोचकर कि उसे प्रिया से प्यार हो गया है, वह खुद पर गुस्सा करने लगा। मैं कैसे उस लड़की से प्यार कर सकता हूं? मेरा स्तर इतना गिर नहीं सकता। लेकिन फिर खुद को ही झुठलाता, नहीं, वह बहुत अच्छी है, उससे तो कोई भी प्यार कर सकता है, वह तो वफादारी की मूरत है। अब तो उसकी पत्नी की सांवली रंगत भी उसे बुरी नहीं लग रही थी।
बल्कि उसे सोचकर अच्छा लग रहा था। मैं जाऊंगा और प्रिया को वापस ले आऊंगा, पूछूंगा ये बच्चा किसका है। मेरा ना भी हुआ तब भी मैं उस बच्चे को अपना नाम दूंगा। मैं प्रिया को दिल से अपना लूंगा। मैं भी तो प्रिया के साथ बेवफाई कर रहा था। प्रिया के होते हुए किसी दूसरी लड़की को अपनी जिंदगी में लेकर आया था। अगर उससे कोई गलती हो भी गई है तो मैं उसे माफ कर दूंगा, उसे अपना लूंगा उसके बच्चे के साथ। इन्हीं ख्यालों के साथ वह प्रिया के घर पहुंच गया। उसकी माँ मीरा जी ने रोहन को रूम में बिठाया, चाय वगैरह दी, फिर बोली, बेटा उसे कुछ दिन और यहीं रहने दो, उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। रोहन बोला, मैं का बहुत ख्याल रखूंगा आंटी, उसे मेरे साथ भेज दीजिए। लेकिन प्रिया ने जाने से साफ इनकार कर दिया। उसने कह दिया, माँ मैं इनके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, आप इनसे कह दें कि यह यहां से जा सकते हैं। प्रिया के ठंडे और सपाट लहजे को सुनकर रोहन फिर से गुस्से में आ गया। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मेरे साथ घर वापस चलो। प्रिया बोली, आपको सुनाई नहीं देता? तलाक की बात तो आप कर ही चुके हैं। जब मेरे बच्चे की पैदाइश हो जाए तब तलाक भी दे देना। और आप मेरे पास आए ही क्यों हैं? आपकी वह खूबसूरत सी सेक्रेटरी आपके पास है ना, उसी से शादी कर लें। रोहन गुस्से में बोला, मेरे साथ ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट दे रहा हूं। प्रिया तंज कसते हुए बोली, वरना क्या करेंगे आप? वरना वरना मैं तुम्हें जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा। पत्नी हो तुम मेरी और तुम पर हक रखता हूं। यह हक आपको अब दिखाई दे रहा है, पहले दिखाई क्यों नहीं दे रहा था? जब तुम मेरी इंसल्ट करते थे, मेरी जात के परखच्चे उड़ाते थे। रोहन आग बबूला हो गया। एक तो तुमने पाप किया, उसके बावजूद भी मैं तुम्हें लेने आया हूं, तुम्हें समाज के सामने इज्जत दे रहा हूं, और तुम हो कि मुझे नखरे दिखा रही हो। प्रिया बेखौफ होकर बोली, मुझे भीख में दी गई इज्जत नहीं चाहिए, वो आप अपने ही पास रखिए। रोहन गुस्से में वहां से चला गया। अपने कमरे में पहुंचते ही बड़बड़ाने लगा, यह समझती क्या है खुद को? क्या मैं इसके बिना मर जाऊंगा? नहीं आती तो मत आए, मेरी तरफ से नर्क में जाए। आई हेट यू। मैं ही पागल था कि उसके लिए मेरा दिल नरम हो गया था। सोचते सोचते वह बिस्तर पर बैठ गया और फिर बेबसी से मुक्के बिस्तर पर मारने लगा। वो लाख अपने दिल को समझाने की कोशिश करता, लेकिन प्रिया उसके दिल से निकल ही नहीं रही थी। उसने फिर से स्मोकिंग करना शुरू कर दी, फिर शराब भी पहले से ज्यादा पीने लगा। धीरे धीरे वक्त इसी तरह गुजरता जा रहा था। लेकिन जब 2024 के नवंबर में उसने अपनी माँ काव्या जी से सुना कि प्रिया ने बेटे को जन्म दिया है, तो उसका दिल अजीब तरीके से धड़क उठा। ना जाने क्यों उसका दिल उस बच्चे को देखने के लिए मचलने लगा। लेकिन उसने खुद को समझाया, कौन सा वह मेरा बच्चा है? मेरा खून थोड़ी है जो मैं उसे देखने के लिए जाऊं। काव्या जी बीमार होने के बावजूद गई थी, आखिर वह उनका खून था। उन्होंने अपने पोते को देखा और उस पर पैसे भी वार दिए, लेकिन रोहन नहीं गया। फिर भी उसके दिल में बेचैनी थी, जिज्ञासा थी। बच्चा आखिर किस पर गया होगा? देखने में कैसा होगा? उसके नरम वजूद को अपनी बाहों में लेने के लिए रोहन का मन मचलने लगा था। बच्चे की पैदाइश को 1 महीना हुआ था कि प्रिया की कॉल आ गई। रोहन ने फोन उठाया। हालांकि वह एक जरूरी मीटिंग में था, फिर भी वह कमरे से बाहर निकल आया। गंभीर आवाज में बोला, हाँ बोलो, क्या बात है? जाने अनजाने रोहन का दिल खुशी से धड़क उठा था। शायद प्रिया उसके साथ वापस आना चाहती है, इसीलिए कॉल की है। लेकिन प्रिया की अगली बात ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया था। प्रिया की आवाज आई, आप मुझे तलाक दे सकते हैं। और यह सब सुनते ही रोहन का पारा चढ़ गया। शट अप, अपने दिमाग में ये ख्याल भी मत लाना कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा, समझी? कहकर उसने फोन काट दिया। लेकिन उसके बाद वह मीटिंग पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन शायद इस बार प्रिया माफ करने का इरादा नहीं रखती थी। जब सच में तलाक का नोटिस उसके घर पहुंचा तो रोहन ने गुस्से में आकर उसके कई टुकड़े कर दिए और फिर मीरा जी के घर चला गया। उस वक्त प्रिया घर पर नहीं थी, वो नौकरी ढूंढने के लिए गई हुई थी। उसे पता था उसके माँ बाप इतने अमीर नहीं हैं कि उसके और उसके बच्चे के खर्च उठा सके। जब रोहन वहां पहुंचा तो मीरा जी ने कहा,
प्रिया घर पर नहीं है। कहने लगा, बच्चा कहाँ है? मीरा जी ने कहा, तुम्हारा बच्चा सो रहा है। रोहन अंदर आया और बच्चे को गोद में उठा लिया, और बच्चे को गोद में लेते ही उसके दिल में एक ठंडक सी उतर गई थी, और अचानक ही उसने बच्चे के गालों को चूम लिया। यह एहसास कितना खूबसूरत था, जैसे हवाओं में उड़ रहा था। वह बेकाबू सा होकर अपने बच्चे के गालों को बार बार चूमने लगा, यहां तक कि बच्चा परेशान होकर रोने लगा, और फिर उसे अपने सीने से लगाकर उसे चुप कराने लगा। उसकी आंखों में नमी उतरने लगी थी। ना जाने कैसा एहसास था जो उसे अंदर ही अंदर गुदगुदा रहा था। कुछ तो कनेक्शन है मेरा इस बच्चे के साथ, वरना इसे देखकर मेरा दिल यूं ना तड़पता। वह बच्चे को लेकर जाने लगा कि तभी मीरा जी ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? वह छोटा सा बच्चा है, अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। वो ठंडे लहजे में बोला। अगर माँ को मोहब्बत है तो मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। कुछ सोचकर वो सीधे हॉस्पिटल गया और डीएनए टेस्ट करवाया, वो भी अर्जेंट। उसके बाद बच्चे को लेकर घर आ गया। कुछ ही देर बाद प्रिया का फोन आ गया। रोहन ने फोन उठाया तो प्रिया गुस्से में बोली, यह क्या बदतमीजी है? मेरा बच्चा क्यों लिया आपने? आपको तो मेरे किरदार पर शक था ना, तो फिर बच्चे को क्यों ले गए? रोहन ने ठंडे लहजे में कहा। घर आ सकती हो, मैंने तुम्हें मना नहीं किया है। प्रिया ने बिना झिझक के जवाब दिया, नहीं आना मुझे। मैं सारी जिंदगी अपने किरदार की गवाही नहीं दे सकती। और अपनी जिद्दी बीवी की जिद देखकर उसके लबों पर हल्की सी मुस्कान आई थी। बहुत जिद्दी हो तुम, लेकिन मैं भी कम जिद्दी नहीं हूं। रिपोर्ट आते ही रोहन जान चुका था कि बच्चा उसी का है, और ये सोचकर उसके दिल के सारे शक खत्म हो चुके थे। उसने अपने बेटे को अपनी बाहों में भर लिया था। ये मेरा बेटा है, मेरा खून, तभी तो मेरा दिल इसके लिए तड़पता था। इसे गोद में लेते ही मन में गुदगुदी सी होती थी। वह अपने बेटे को चूम रहा था, प्यार कर रहा था, जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। प्रिया ने भी सोच लिया था कि वह नहीं जाएगी। वह देखेगी कि आखिर रोहन बच्चे को कैसे संभालता है। एक ही दिन में उसकी चीखें निकल जाएंगी। लेकिन फिर उसकी ममता तड़पने लगी। वह सोचने लगी कि वह इंसान अब भी बेरहम और बेजान है। छोटा सा बच्चा था। जब उसने उसकी माँ का एहसास नहीं किया तो इस छोटे से बच्चे के साथ क्यों करेगा? रोते रोते प्रिया वापस आ गई। काव्या जी अपने कमरे में ही रहती थीं, रोहन के इस कदम से बेखबर। रोहन ने पहली बार अपने बेटे को फीडर पिलाया था, उसका डायपर भी चेंज किया था, और फिर उसे सीने से लगाकर सुला भी चुका था, और अब इंतजार में था कि प्रिया जरूर आएगी। उसकी नजरें प्रिया के इंतजार में बाहर टिकी हुई थीं। प्रिया सीधे कमरे में आई थी। बेटे को सोते हुए पाया तो उसकी तरफ लपकने लगी, लेकिन बीच में वह पत्थर दिल इंसान खड़ा था। वह सख्त लहजे में बोला, पहले मुझसे बात करो। प्रिया तड़प कर बोली, मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी, मेरा बच्चा मुझे दे दो। वैसे भी तुम्हारे हिसाब से तो वह तुम्हारा बच्चा नहीं है। लेकिन रोहन पहले ही अपने बेटे को बाहों में भर चुका था। प्रिया बुरी तरह घबरा गई। रोहन बोला, मेरा ही है, मेरा खून है। शराब पीने की वजह से पता नहीं मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। प्रिया कड़वे लहजे में बोली, ताकि तुम खुद को भी आग लगा लेते, क्योंकि जो चीज मुझसे टच हो जाती थी उस चीज से तुम्हें नफरत हो जाती थी, और मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से तुम खुद को नुकसान पहुंचाओ। रोहन हौले से मुस्कुराया, इतनी फिक्र है मेरी तो यहीं रह जाओ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारी जुदाई ने मुझे बदल दिया है। प्रिया ने आंसू पोंछे और तंज भरी आवाज में बोली, मुझे छोड़ दो रोहन, मैं काली कलूटी हूं, मेरे साथ रहकर तुम भी मैले हो जाओगे। लेकिन आज उसके यह आंसू रोहन को झुलसा रहे थे। उसने आगे बढ़कर प्रिया को एक हाथ से अपने करीब कर लिया। एक हाथ में वह अब भी अपने बच्चे को थामे हुए था, और फिर प्रिया के माथे पर नरमी से प्यार भरा किस दे दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर धीमे स्वर में बोला, मैं बेवकूफ था जो तुम्हें पहचान नहीं पाया। आज तुम्हें देखने का मेरा नजरिया बदल चुका है। मेरी नजरों से देखो तो तुमसे ज्यादा हसीन मेरे लिए इस दुनिया में कोई दूसरी औरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, सिर्फ मेरी हो, किसी और की नहीं हो सकती। प्रिया तड़प उठी, मैं काली हूं, मेरा बच्चा भी काला है। रोहन मुस्कुराया,
खुशकिस्मत है हमारा बच्चा जो रंग अपनी माँ का चुराया और नए नक्श अपने पापा के। देखो ना कितना खुश है हम दोनों को एक साथ देखकर। मुझे अब काले रंग से मोहब्बत हो गई है। काला रंग अब मुझे खूबसूरत लगने लगा है। प्रिया बार बार खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोहन की पकड़ और भी मजबूत हो चुकी थी। वो उससे उसकी आंखों में देखने लगा। वहां उसे अपना ही चेहरा नजर आ रहा था। प्रिया जब पूरी तरह बेबस हो गई तो उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज रंध गई थी। तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुमसे नफरत है, रोहन ने हल्की हंसी के साथ कहा। और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, प्रिया ने सिसकते हुए कहा। जब तुम्हें गुस्सा आएगा फिर तुम मुझे छोड़ दोगे, रोहन ने कहा। नहीं छोड़ सकता, तुम मेरे अंदर बसने लगी हो, कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें, प्रिया ने भीगी आवाज में कहा। प्लीज तुम शराब पीना छोड़ दो, रोहन मुस्कुराया। छोड़ दूंगा, प्रिया ने फिर कहा। वादा करो किसी गैर औरत के पास नहीं जाओगे, रोहन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तुम पास रहना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और तुम भी वादा करो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। तुम्हारे बिना तो मुझे खुद अपना आप अजनबी लगने लगता है। वादा करो प्रिया कि तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। प्रिया ने भी दिल से वादा किया और रोहन ने भी। सुबह हुई तो काव्या जी भी उठ चुकी थीं, और जब उन्होंने प्रिया को अपने कमरे से निकलते देखा तो वह हैरान रह गई थीं। और फिर प्रिया के चेहरे पर फैले शर्म के रंगों को देखकर वह सब कुछ समझ चुकी थीं कि आज उनके बेटे ने मोहब्बत से उनकी बहू को समेट लिया था। और प्रिया के चेहरे पर ये मोहब्बत के रंग थे जो निखरकर उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। आज वह बहुत खुश थीं क्योंकि बहू भी वापस आ गई थी और बेटा भी सुधर चुका था। अगर पत्नी अच्छी हो तो पति अपनी बुरी आदतें भी छोड़ देता है। और रही बात रंग रूप की, तो यह कभी भी मायने नहीं रखता। रंग और रूप को अपनी जिंदगी में दीवार मत बनाओ, नहीं तो जिंदगी खुद ही बेरंग हो जाएगी। दोस्तों, क्या प्रिया ने रोहन को माफ करके सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।